अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक हेयर। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली वो इनहेरिटेंस से मुतालिक है। जो ग्रेगर मेंडल है उसने जो इनहेरिटेंस के बारे में काम किया था, तो उसी मेंडल के वर्क को हम स्टडी करते हैं कि मेंडल ने कौन से प्लांट पर स्टडी किया था, कौन से प्लांट को उन्होंने चूज किया था। तो ग्रेगर मेंडल जो था वो एक ऑस्ट्रियन मंक था। मंक राहिब, उर्दू में राहिब कहा जाता है, पादरी कहा जाता है, जो अपने आप को अपने रिलीजन के लिए, अपने प्रेयर्स के लिए मुख्तस कर देता है, उसको हम मंक कहते हैं, मंक। और ये ऑस्ट्रिया बेसिकली सेंट्रल यूरोप में एक जगह है, इसको ऑस्ट्रिया, इसी वजह से इसको ऑस्ट्रियन मंक कहा जाता है। और ये किधर रहता था? मोनास्ट्री में। मोनास्ट्री उर्दू में हनका को कहा जाता है, मतलब एक हाउस जहाँ पर बहुत सारे मंक्स इकट्ठे रहते हैं, उस जगह को मोनास्ट्री कहा जाता है। अ हाउस वेयर मोस्ट ऑफ और मेनी ऑफ द मंक्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड मोनास्ट्री। तो ये मंक था, बट इसके साथ एक छोटा सा बागीचा भी था। वो अपने बागीचे में मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करता था, और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था, जिसको हम कहते हैं कि बोटेनिकली पायजम सेटाइवम। पायजम सेटाइवम जो है, उसी प्लांट पर उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे। और ये स्टोरी की जो लाइफ टाइम है, 1822 में इसकी बर्थ हो गई थी, 1884 में इसकी डेथ हो गई थी। ये छोटा सा दौरानिया जो है ये ग्रेगर मेंडल का है। इसी मुख्तसर सी जिंदगी में उन्होंने फिर 1856 से लेकर 1864 तक उन्होंने इसी पायजम सेटाइवम पी प्लांट पर मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए। तकरीबन इसी दौरानिए में, इसी मुख्तसर सी दौरानिए में उन्होंने 28,000 प्लांट्स को टेस्ट किया। 28,000 प्लांट्स पर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। और फिर उन्होंने 1866 में उन्होंने पेपर पब्लिश किया था, लेकिन 1866 से पहले 1865 में उसने अपना पहला लेक्चर जो था वो डिलीवर किया था इसी पी प्लांट्स के एक्सपेरिमेंट से मुतालिक। 1865 में ग्रेगर मेंडल ने अपना पहला लेक्चर जो था वो डिलीवर किया था। और फिर 1866 में क्या किया था, उसने पब्लिश किया था अपने पेपर को। जो वर्क उसने किया था वो कौन सा वर्क था? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर उन्होंने क्या किया था, अपना पेपर जो था पब्लिश किया था, जिसमें उसने मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए थे। फिर 1866 के बाद देयर वर नो इम्प्रेशन लेफ्ट फॉर नेक्स्ट 34 ईयर्स। मतलब 1866 के बाद तो फिर 1884 में इसकी डेथ हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर तकरीबन 34 साल गुजर गए। 34 साल गुजरने के बाद उसने जो काम किया था, किसी ने उसको लेफ्ट नहीं कराया, उसके काम को किसी ने भी उसके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तकरीबन 34 साल तक ये इस तरह पड़ा रहा। फिर आखिर में 1900 में कई साइंटिस्ट ने क्या किया, उसी मेंडल के काम को दोबारा स्टडी कर दिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये तो मेंडल ने बड़ा मुफीद काम किया है। इससे पहले लोगों ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन बाद में जब उन्होंने मेंडल के काम को स्टडी कर दिया तो हैरान हो गए कि ये तो मेंडल ने काफ़ी ज़बरदस्त स्टडी की है इनहेरिटेंस से मुतालिक। इसी वजह से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, बबाए जीनियात कहा जाता है। और इसी मेंडल ने इसी इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स की बुनियाद रखी, एक कॉर्नर स्टोन के तौर पर इसको फॉलो किया जाता है। तो ये छोटी सी एक हिस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया कि मेंडल की हिस्ट्री किया थी, किस चीज़ पर उसने काम किया था, कब पैदा हुआ था, किधर काम करता था। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है, और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अपने साथ नोट करते जाएं। फिर हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने क्या किया, व्हाई सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, मतलब क्यों किया था। प्लांट तो बहुत सारे थे, लेकिन मेंडल ने
आज हम सिटाइमम प्लांट का चुनाव क्यों किया था, तो इसके कुछ रीजंस थे जिसके बेस पर मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट का ही चुनाव किया था। पहला रीजन क्या है, इजी टू ग्रो इन पॉट्स, इसको आप मुख्तलिफ किस्म के गमलों में आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं और लेब में भी आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इन ओपन ग्राउंड, ओपन खुले ज़मीन में भी आप इसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। इसी वजह से इसने कुछ इसी पी प्लांट का चुनाव किया। दूसरा रीजन क्या था, रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स, पेस्ट्स ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इसके अलावा ये रेजिस्टेंट मुज़ाहमत पेश कर सकता है, मतलब ये पेस्ट जो होते हैं इस पर अटैक नहीं करते, आसानी से इस पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि ये रेजिस्टेंट मुज़ाहमत शो करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन थी। तीसरा पॉइंट जो है, शॉर्ट लाइफ टाइम या शॉर्ट जनरेशन टाइम, जो तकरीबन 3 मंथ्स का होता है, मतलब 3 महीनों के अंदर पी प्लांट जो होता है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इन्हीं 3 महीनों में सीड को बरीड किया जाता है ज़मीन के अंदर, फिर इसकी वेजिटेटिव बॉडी अपीयर हो जाती है, फिर फ्लावर देते हैं, फिर सीड देते हैं, फिर इसकी हार्वेस्टिंग, फिर ये ख़त्म हो जाती है। 3 महीनों ही के अंदर सब कुछ इसका हो जाता है, मतलब फ्रॉम सीड टू नेक्स्ट सीड जनरेशन, इसका क्या है, इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल है। फोर्थ रीजन जो है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसी प्लांट की एक प्रॉपर्टी है कि ये खुद पॉलिनेट होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर के अंदर जो होता है, इसके दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन से पोलन ग्रेन जाते हैं कहाँ पर, फीमेल पार्ट के स्टेगमा पर। तो इसको हम कहते हैं, अगर एक ही प्लांट के अंदर ये ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टेगमा ऑफ द कार्पल हो रहा है एक ही प्लांट के अंदर, तो फिर हम कहते हैं कि ये सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन इसकी एक खूबी ये भी है साथ साथ कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में फिर 2 डिफरेंट प्लांट्स होते हैं सेम स्पीशी, लेकिन एक प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन दूसरे प्लांट का फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब एक प्लांट के मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन के एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरे प्लांट की फीमेल पार्ट के स्टेगमा पर जाते हैं और वहां पर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो सिर्फ पॉलिनेशन के साथ साथ इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की एबिलिटी भी है पी प्लांट में। नेक्स्ट पॉइंट जिसका है, डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग हेरिटेबल कैरेक्टर्स। इसी प्लांट में क्लियर कट्स फिनोटाइप्स आपको नजर आ जाएंगे, मतलब या तो प्लांट टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा, ठीक है, या सीड जो है क्या होगा, राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा। तो क्लियर कट हेरिटेबल कैरेक्टर्स आपके सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर मींस बाई मीन टू, सेक्सुअल मीन सेक्स, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। इसमें स्टेमन मेल सेक्स ऑर्गन, कार्पल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद है, इसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। इसके लिए एक और टर्म भी हम इस्तेमाल करते हैं जो मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। बाइसेक्सुअल के लिए एक टर्म है हर्माफ्रोडाइट, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख भी देता हूँ, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट के अलावा एक और टर्म भी है, मोनोएशियस। मोनोएशियस भी कहा जाता है बाइसेक्सुअल प्लांट के लिए, ये टर्म भी यूज किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्योर ब्रीडिंग। ये मटर के जो प्लांट्स हैं ये प्योर ब्रीडिंग वैरायटी है। प्योर ब्रीडिंग मैं इधर डिस्कस करता हूँ कि प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, कि इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और साथ साथ इसने क्या कहता है, चूज 7 कैरेक्टर्स फॉर हिज स्टडी। मेंडल ने पी प्लांट में 7 कैरेक्टर को स्टडी किए थे, जिसको भी मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ कि वो 7 कौन कौन से कैरेक्टर थे जिसको मेंडल ने किया गया था, अपने एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया था। तो ये क्या था, ये क्वेश्चन है कि मेंडल ने पी प्लांट का इंतखाब क्यों किया था, तो ये प्रॉपर्टीज आपने लिखने होते हैं। इसी प्रॉपर्टीज के बेस पर क्या किया उन्होंने, इसी मटर के पौधे का इंतखाब किया जो उसके लिए इसमें आसानी कर दी एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है प्योर ब्रीडिंग, बेसिकली प्योर ब्रीडिंग होता क्या है, प्योर ब्रीडिंग जो है ये इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रू ब्रीडिंग भी कहा जाता है इसको, ट्रू ब्रीडिंग। तो
इसको हम डिफाइन करते हैं कि प्रोड्यूस offspring of the same phenotype. Produce offspring of the, it is a type of plant which produce offspring of the same phenotype when self-fertilized. Homozygous trait being followed. मतलब homozygous trait being followed. तो प्योर ब्रीडिंग वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक मटर का प्लांट है फॉर एग्जांपल, इससे पहले भी मैंने डिस्कस कर दिया यहाँ पर कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, कि एक ही फ्लावर में क्या हो जाता है, स्टेमन जो होते हैं उससे पोलन ग्रेन्स स्टेगमा पर आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग के लिए सेल्फ पॉलिनेशन जो है ये जरूरी है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो तो फिर इसको हम प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग इसको हम नहीं कहते। और ये जो फिनोटाइप्स प्रोवाइड करता है वो फिनोटाइप जो होते हैं वो सेम होते हैं, वो बिल्कुल अपने पेरेंटल की तरह होते हैं। लेकिन देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल्फ पॉलिनेशन का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको मैं इधर से थोड़ा सा रिमूव करता हूँ कि ये बेसिकली क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, इसमें देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक प्लांट है, दो प्लांट हमने लिए हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर तो हमने आपको दो प्लांट नजर आ रहे हैं, बेसिकली एक मटर का पौधा हमने लिया है, एक प्लांट जो कि हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्योर ब्रीडिंग की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो एक प्लांट फॉर एग्जांपल आपके पास है मेल को हम इसी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लांट आपके पास है, फीमेल को इसी प्लस निशान से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इन दो प्लांट को हम आपस में क्रॉस करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्लांट तो एक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सिर्फ पॉलिनेशन करते हैं इसमें। अब इसमें फॉर एग्जांपल एक ही फ्लावर होता है, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन जो होते हैं इसी ही फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाते हैं और इसमें क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। प्लांट तो एक है, तो फॉर एग्जांपल ये प्लांट का मेल हिस्सा है, स्टेमन है फॉर एग्जांपल, और ये इसी ही प्लांट का फीमेल पार्ट है, इसको पिस्टल या कार्पल कहा जाता है। इन दोनों के दरमियान दोनों टाल है, दोनों क्या है, टाल है। अब टाल ही प्लांट की फ्लावर है, मीन्स जब इन दोनों के दरमियान में पॉलिनेशन हो जाता है, जो आपके पास ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो क्या होते हैं, वो टाल होते हैं। तो जब आपके पास पेरेंट्स टाल हो और आपके पास ऑफस्प्रिंग भी टाल पैदा हो जाए, तो ऐसी किस्म की वैरायटी को, ऐसे किस्म के प्लांट की ब्रीडिंग को हम कहते हैं प्योर ब्रीडिंग और ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। या फॉर एग्जांपल हम शॉर्ट को लेते हैं, एक शॉर्ट प्लांट है, उसका एक मेल पार्ट है और एक क्या है का फीमेल पार्ट है। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम मेल जो आपके पास फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है एक ही प्लांट का, एक से हम फीमेल पार्ट कार्पल को हटाएं तो मेल रह जाएगा, एंथर रह जाएगा, तो हम कहते हैं कि ये मेल प्लांट हो गया या मेल फ्लावर हो गया। इसी प्लांट पर दूसरा फ्लावर है फॉर एग्जांपल, उसने हमने क्या किया, उसने हमने स्टेमन मेल सेक्स ऑर्गन को हटाया, उसमें सिर्फ कार्पल रह गया, तो हम कहते हैं ये फीमेल फ्लावर है या फीमेल प्लांट है। तो इस दफा हमने फॉर एग्जांपल शॉर्ट प्लांट को लिया, इसमें हमने एक ही फ्लावर के स्टेमन से पोलन ग्रेन जो होते हैं इसी प्लांट के फीमेल पार्ट स्टेगमा पर जब आ जाते हैं तो दोनों के दरमियान में क्या हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, और इस रिजल्ट इससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो क्या होते हैं, वो शॉर्ट होते हैं। जब बच्चे जो है अपने पेरेंट्स की तरह हो, या इधर बच्चे जो होते हैं जब अपने पेरेंट्स की तरह हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी या प्लांट कहते हैं। ये प्योर ब्रीडिंग के लिए किस चीज का होना जरूरी है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन की इसके लिए क्या है, जरूरी है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जब बच्चे जो होते हैं एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, इसको हम कहते हैं प्योर ब्रीडिंग प्लांट। दूसरी साइड पर अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर लिया जाए, फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट प्लांट हमने लिए, एक टाल प्लांट है फॉर एग्जांपल
आपके पास ड्वार्फ प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल टाल को हमने लिया कि ये फॉर एग्जाम्पल मेल है, ड्वार्फ को हमने लिया कि आपके पास फीमेल है। इन दोनों के दरमियान में जब हम क्रॉस कर जाते हैं तो आपके पास बच्चे क्या पैदा हो जाते हैं, टाल पैदा हो जाते हैं। टाल पैदा हो गए तो इस पर भी बंदा हैरान हो जाता है कि मतलब टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट या शॉर्ट प्लांट, लेकिन इसी टाल प्लांट में तो कहीं शॉर्ट नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि शॉर्ट वाले जो है वो क्या हो गए, वो हाइड हो गए। शॉर्ट करेक्टर के लिए जो जीन्स थे वो रिसेसिव रह गए। और ये टाल जो है ये जीन उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, जिसको हम कहते हैं डोमिनेंट करेक्टर या डोमिनेंट एलील। और जिसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया F1 में, इसको हम कहते हैं रिसेसिव एलील। तो ये दो को जब हम क्रॉस करते हैं इसको हम कहते हैं P1 फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। और ये जो फर्स्ट प्राजिनी पहला नस्ल फर्स्ट फेलियल जनरेशन, इसको हम कहते हैं कि F1 फेलियल, FILIA। फेलियल मीन्स नस्ल बच्चे, प्राजिनी, पेरेंटल मीन पेरेंट्स। इस तरह ये भी क्या आपके पास P1 और ये क्या था आपके पास F1। इस तरह ये आपके पास क्या है, ये दो पेरेंट्स P1 और ये जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा ये क्या है आपके पास F1 है। तो जो आपके पास जब हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं तो फिर ऐसी किस्म की वैरायटी में अब पेरेंट्स का कोई करेक्टर, एक पेरेंट का कोई करेक्टर इधर एक्सप्रेस नहीं हुआ है, तो हम कहते हैं इसको हम प्योर ब्रीडिंग वैरायटी इसको हम नहीं कहते, ना इसको हम ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी इसको हम कहते हैं। यहाँ पर आपके पास दो चीजें आ जाती है, एक आपके पास डोमिनेंट करेक्टर होता है, एक आपके पास रिसेसिव करेक्टर होता है। तो मतलब ये हो गया फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं जीनोटाइपिकली आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम कैपिटल टी से एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम स्मॉल टी और स्मॉल टी से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आपके पास फिर गिमिट्स बनते हैं, गिमिट्स में कैपिटल टी एक एलील इधर से आ जाता है और एक इधर से आ जाता है। तो ये आपके पास है तो दो जीन्स दो एलील, लेकिन स्मॉल टी जो है ये रिसेसिव करेक्टर है और कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट करेक्टर है। तो इसी कैपिटल टी की मौजूदगी में स्मॉल टी अपने करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इसी वजह से आपके पास जो F1 पैदा हो गया है वो सारे प्लांट क्या है, वो सारे टाल है। हालांकि जीनोटाइपिकली ये हाइब्रिड है, यहाँ से भी आया है यहाँ से भी आया है ठीक, लेकिन ये स्मॉल टी अपने आप एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हम कहते हैं डोमिनेंट और एक करेक्टर क्या होता है डोमिनेंट गालिब, और जिसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया उसको हम कहते हैं रिसेसिव। आपके पास क्या है रिसेसिव है। इसको आगे लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल से हम पढ़ेंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हमने जिक्र किया कि चूज 7 कैरेक्टर्स फॉर स्टडी। मेंडल ने 7 कैरेक्टर को अपनी स्टडी के लिए क्या किया था, इसको मुख्तस किया था। देखें इसमें पहला कैरेक्टर जो है सीड शेप, सीड कलर, थर्ड फ्लावर कलर, फोर्थ पॉट शेप, फिफ्थ पॉट कलर, सिक्स्थ फ्लावर पोजीशन, सेवंथ स्टेम हाइट। तो उसमें इसी 7 कैरेक्टर में मेंडल ने क्लियर कट दो फिनोटाइप स्टडी किए थे। क्लियर कट 2 फिनोटाइप इसके हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हम पहले लेते हैं सीड शेप। सीड शेप में या तो सीड आते हैं राउंड जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, या फिर रैंकल्ड होते हैं। मतलब सीड शेप अगर इस तरह है आपके पास राउंड है, अगर कुछ इस तरह है तो हम इसको हम रैंकल्ड कहते हैं। तो डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये रिसेसिव है। सीड शेप में अगर कहीं आपके सामने आ जाए इस तरह। सीड कलर, सीड या तो आपके पास येलो होंगे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, या फिर ग्रीन होंगे जो रिसेसिव कैरेक्टर है। बल्कि इधर जो है मैं सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से कैरेक्टर जो है डोमिनेंट है। तो ग्रीन जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है। इस तरह फ्लावर का कलर जो पर्पल है ये आपके पास डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो व्हाइट है ये रिसेसिव कैरेक्टर है। पॉट शेप जो फ्रूट बन जाता है वो इन्फ्लेटेड, फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके पास मटर के पौधे का फ्रूट है ये, फॉर एग्जांपल इस तरह होता है। अगर इस तरह फ्लेटेड है हम इन्फ्लेट कहते हैं, तो हम कहते हैं ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर इस तरह कंस्ट्रक्टेड है तो फिर हम कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर है। पॉट कलर ग्रीन जो है फिर डोमिनेंट कैरेक्टर है, येलो जो है रिसेसिव कैरेक्टर है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल,
एक्सेल का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास प्लांट है, ठीक है। अगर प्लांट के एक्सेस से कोई फ्लावर्स वगैरह अराइज हो जाए तो हम कहते हैं ये एक्सियल फ्लावर है, एक्सियल पोजीशन है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। और टर्मिनल क्या होता है, अगर आपके पास ये मेन एक्सिस के एंड पर टर्मिनल पर फ्लावर पैदा हो जाए तो हम कहते हैं टर्मिनल फ्लावर है। इस तरह लास्ट 7 कैरेक्टर जो स्टेम हाइट है, टाल कैरेक्टर जो मैंने आपको इधर बता दिया, ये क्या आपके पास डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये आपके पास क्या है रिसेसिव कैरेक्टर है। तो मेंडल ने इन 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था। इसमें जो मैंने आपको रेड में एनसर्कल किया है ये सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, और ये जो बगैर सर्कल के ये सारे क्या है रिसेसिव कैरेक्टर है। तो मेंडल ने क्या किया था, इसके बारे में काफ़ी डिटेल के साथ स्टडी किया था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।